हाँ जी, आगे सभी। विजिबिलिटी है क्या क्लियर आप लोगों को? बोर्ड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ट्रिकी और इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है? रेडियो केमिस्ट्री। उसका नाम है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री। ये क्या चीज है, कहाँ से स्टार्ट हुई, वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक टर्म पे आप बात करेंगे, और वो टर्म जब इंट्रोड्यूस किया गया, या एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जब वो पहली बार अपीयर हुआ, लोगों ने देखा, तो बिल्कुल नया सा था। उसके पहले ऐसी घटनाएं ऑब्जर्व भले हुई होंगी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, बात करते हैं एक साल्ट की, एक कंपाउंड के साल्ट की। विजिबिलिटी है क्या आप लोगों को? दिख पा रहा है जो लिखा जा रहा है? यस सर। सर ठीक है, ठीक है बेटा। बात करते हैं 1896 की, 1896। ओके, एटीन 1896 वो ईयर था जिसमें एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हेनरी बेकुलर। इन्होंने एक साल्ट के ऊपर काम किया। उस साल्ट का नाम क्या था, देखिए इधर आप लोग। ठीक है, वो साल्ट था पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट। ये यूरेनियम है, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट। पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट, ठीक बात है। इस पर इन्होंने काम किया, किन्होंने? हेनरी बेकुलर ने। क्या काम करा, उस काम को देखिए आप प्लीज। इन्होंने इस पर्टिकुलर जो मिनरल था, जो साल्ट था हमारा, इस साल्ट को इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर दिया, उसमें रैप करके उसको रख दिया। फोटोग्राफिक प्लेट की खास बात क्या है, देखिएगा। जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट होता है कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, इस तरीके का फोटोग्राफिक प्लेट है। ये है फोटोग्राफिक प्लेट। इसकी खास बात क्या है, जब इस पे सनलाइट या कहीं से भी एनर्जी एक्सपोजर आएगी, है ना, सनलाइट जैसी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ये क्या हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है ये जी? ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक बात है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है बस। ओके, सिंपल सी बात। जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो तब तक ब्लैक या ब्राउन नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर क्या ना पड़े, लाइट ना पड़े, एनर्जी का कोई सोर्स ना पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना पड़े। क्लियर बात है? इतना ही फंडामेंटल सी बात है। जो भी फोटोग्राफिक प्लेट पे जिस पोर्शन पे लाइट पड़ेगी वो पोर्शन काला पड़ जाएगा, ब्राउन या ब्लैक पड़ जाएगा। क्लियर है? ये सारी बातें आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा? जिनके घर में पुराने वो कैमरे रहे होंगे, उन सभी चीजों में निगेटिव आता था। जब लोग फोटो खिंचवाते थे ना, तो फोटो के साथ नेगेटिव मिलता। तो नेगेटिव ही क्या है एक्चुअली में? फोटोग्राफिक प्लेट है। उस पर इमेज बन जाती थी इंसानों की, है ना, उससे हम दूसरा फोटो भी बना लेते थे। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है? यस सर। ठीक है। आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में केमिस्ट्री के लैब देखे होंगे। जनरली केमिस्ट्री के लैब जो परफेक्ट लैब होते हैं उनमें लाइट आने की सुविधा जनरली नहीं होती, मतलब खुले नहीं होते, वो कवर्ड होते हैं, अंधेरा सा होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि केमिकल सनलाइट के प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं। क्लियर है? तो जो हेनरी बेकरेल का लैब था, उस लैब में जाहिर सी बात है ये सुविधा नहीं होगी। बात कब की है? 1896 की, 1896 की है। क्लियर है? हम ये इस नाते लिखते हैं कि कई बार जीके में, जीएस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो उन्होंने इस साल्ट को, जो कि पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट था, इस साल्ट को इस फोटोग्राफिक प्लेट में अच्छी तरीके से, है ना, रैपिंग करते हुए रख दिया। क्लियर है? अपनी अलमीरा में रख दिया। क्योंकि रूम में लाइट नहीं आ रही थी, अलमीरा में रखा था तो वहां भी लाइट आने की कोई चांस तो थे नहीं। क्लियर है? तो उन्होंने देखा कि जब इस साल्ट को, ठीक है, इन फोटोग्राफिक प्लेट, पेपर कह सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई है? ब्लैक हो गई है। क्लियर है? जो फोटोग्राफिक प्लेट थी हमारी क्या हो गई है? ब्लैक हो गई। प्लेट यहां पे क्या है? नो सोर्स ऑफ आउटर सनलाइट। एनर्जी और लाइट, राइट? बाहर से ना तो लाइट की कोई सोर्स थी और ना एनर्जी की कोई सोर्स थी, फिर भी फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई है? काली पड़ गई। बहुत सोच में पड़ गए, इन्हें लगा कि कहीं से लाइट आ रही होगी, ऐसा हुआ होगा। उन्होंने फिर वैसे ही ध्यान नहीं दिया, दोबारा से उस साल्ट को निकाला, एक नए फोटोग्राफिक प्लेट में उसकी रैपिंग करते हुए और रख दिया। कुछ दिन बाद आते वो भी खाली पड़ गई। फिर दोबारा उन्होंने करा कि हो सकता है अकस्मात या एक्सीडेंटली हुआ हो, तो उन्हें पक्का सी बात लग गई कि ऐसा कोई केमिकल जरूर है जो हमारे साल्ट के अंदर जो कोई इनविजिबल रेडिएशन निकाल रहा है। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है। तो यस उन्होंने सर। एक अंदाजा लगाया कि साल्ट के अंदर से, है ना कोई इनविजिबल और पेंट्रेटिंग रेज निकल रही है। वही रेज क्या कर रही है? फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है? ब्लैक कर रही है, उसे काला कर रही है। और फिर उन्होंने ऐसे कई सारे साल्ट देखे और एक स्टेटमेंट दिया कि इस यूनिवर्स में, मतलब इस नेचर में बहुत सारे ऐसे मटेरियल प्रेजेंट हैं जो अपने अंदर से अपने आप, मतलब साइमल्टेनियसली क्या करती हैं? पेनिट्रेटिंग रेज को इमिट करती हैं। क्लियर है? इन पेनिट्रेटिंग रेज को रेडियो एक्टिव रेज कहा किसने? 1898 में किसने कहा? मैडम क्यूरी ने। किसने कहा? मैडम क्यूरी ने। उन्होंने भी स्टडी करी। क्लियर है? और साथ में इस एबिलिटी को, इस फिनोमिनन को, इस प्रॉपर्टीज को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी जो टर्म यूज किया था पहली बार, वो मैडम क्यूरी ने ही करा था। डिस्कवर इन्होंने किया था, ये बात अलग है। किसने? हेनरी बेकरेल ने। बताइए, तो कंक्लूजन क्या आया बेटा जी? कंक्लूजन ये है इसका, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन है उसको मैं लिख देता हूं। कंक्लूजन ये है कि इन नेचर है ना, few material exist which can emit what? Penetrating rays.
पेनिट्रेटिंग रेंज ठीक है साइमल्टेनियसली कॉल्ड radioactive range and such phenomenon known as what? Known as radioactivity. क्लियर है? तो रेडियोधर्मिता मतलब कि रेडियो एक्टिविटी क्या है? इस यूनिवर्स में, इस हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो अपने अंदर से खुद क्या करते हैं, पेनिट्रेटिंग या रेडियो किरणों को उत्सर्जित करते हैं, निकालते एमिट करते हैं। ऐसी किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया। तो इस पूरी परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहा। लेकिन पहली बार रेडियो एक्टिविटी टर्म यूज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया 1898 में। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए प्लीज। बताइए भाई सभी लोग। नो सर, ठीक है क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। एनीवन? आगे बढ़ो। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा जी। अब देखिए, मैडम क्यूरी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, आप जानते हैं दुनिया की एक ऐसी अनोखी महिला साइंटिस्ट रही हैं और उस संघर्ष के दिनों में वो आगे बढ़कर के उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। फिर उनके हस्बैंड ने, फिर उनकी बेटियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। क्लियर है? यहाँ हमारे देश को या बहुत सारे देश ऐसे जिनको एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, उनको अकेले 2 बार मिला है। तो मैडम क्यूरी की बात करेंगे हम लोग, है ना? आप लोगों को इनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए बच्चों, सभी लोगों को। 1898 में, ठीक है, फर्स्ट कॉइन टर्म रेडियो एक्टिविटी एंड प्रूव क्या किया उन्होंने? देखो, एंड प्रूव दैट सर, हाँ बेटा, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा आप कैमरे को पीछे करेंगे क्या? ओके बेटा जी। अब हाँ, अभी आया। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। क्या प्रूव किया? एंड प्रूव दैट रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू यूरेनियम एटम ठीक है, नॉट द साल्ट। ये कहते हैं पूरे साल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। ये जो आप इससे पढ़ा रहे हैं कि पूरा साल्ट, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने प्रूव करा। इसमें जो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम की प्रॉपर्टी किसकी है? न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम की प्रॉपर्टी है, ये साल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर यही कहती है कि सिंस
इट इज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। इसकी प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अफेक्टेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखा रहा हूं, एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, नॉट अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्ट नहीं होता है, ये पॉइंट वाइज आप बना लीजिएगा नोट्स में। फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है ये, ठीक है, लाइक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डायपोल मूवमेंट पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इन सारी बातों से स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की है, तो न्यूक्लियस को तो टेम्परेचर प्रेशर प्रभावित नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन तक सीमित रह सकते हैं, क्लियर है। इस नाते ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ना घटाने से, ना प्रेशर बढ़ाने से, ना घटाने से, ना मैग्नेटिज्म का माहौल क्रिएट कर देने से, डायपोल मोमेंट को चेंज कर देने से, कंसंट्रेशन को घटाने बढ़ाने से रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वन एग्जाम्स के लिए। बताइए बताओ बेटा, क्लियर है सबको? हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए आप लोग। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने इतनी बातें करी हैं, मैं फिर से रिकैप कर देता हूं जिससे आपकी इजी हो जाए। हमने बात करी कि रेडियो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी की, जिसकी शुरुआत 1896 में 1896 में करी हेनरी बेकुरल ने करी। उन्होंने एक साल्ट पे स्टडी करी, उस साल्ट का नाम था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, और उस साल्ट को जब उन्होंने फोटोग्राफी प्लेट, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में या एनर्जी के सोर्स की प्रेजेंस में ही काली पड़ती है, लेकिन जब इसी को उन्होंने क्या करा था, इस साल्ट को उसके अंदर रख करके रेप करके बांध दिया था उसको, तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद फोटोग्राफी प्लेट क्या पड़ जा रही, काली पड़ जा रही है। इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि शायद इस साल्ट के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालती होगी जो हमें दिखती नहीं है। उस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को ही उन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा, बेकुरल रेज भी कहा उन्हीं को, बेकुरल के रेस्पेक्ट में बेकुरल रेज भी कहा गया। और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मटेरियल को, ऐसे सबस्टांस को, ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव मटेरियल के नाम से जाना गया। क्लियर है बात? ओके। और फिर 1898 में मैडम क्यूरी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। पहली बात क्लियर है? मैडम क्यूरी कहती हैं कि उस टाइम तक, जिस टाइम में हेनरी बेकुरल ने बात कर रहे थे, ठीक है, एट दैट टाइम्स केवल 2 एलिमेंट थे एट दैट टाइम, जबकि हम बात कर रहे हैं ओनली 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट बेटा? 2 एलिमेंट आर नोन, जो रेडियो एक्टिव थे, ओनली 2 रेडियो एक्टिव थे, नहीं तो आप कह दो रेडियो एक्टिव। इनमें से एक का नाम क्या था? यूरेनियम था, एक का नाम क्या था जी? थोरियम था। यूरेनियम एंड थोरियम, बस ये 2 लोग पता थे, बस इन्हीं के बारे में पता था कि दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है?
देख लीजिए आप लोग। लेकिन 1881 में, ठीक है, 1881 में कौन कौन, दो लोग मिलकर के, एक तो मैडम क्यूरी खुद और दूसरे उनके हस्बैंड, क्या नाम था, पेरे क्यूरी, ठीक है, डिस्कवर, क्या डिस्कवर करते भैया, एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वहां के राजा से उन्होंने बात करके मिनरल्स लिया और फिर एक नए एलिमेंट की खोज की और उस एलिमेंट का नाम उन्होंने अपने मदरलैंड के नाम पर, ठीक है, जहां पे उनकी मम्मी का जन्म हुआ था, ठीक है, उस देश के नाम पे क्या रखा, पोलोनियम। क्या रखा जी, पोलोनियम। पोलोनियम, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम बना। और ये अकेला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो कि एससीसी स्ट्रक्चर रखता है। एससीसी, कई बार लोग मैंगनीज को भी मान लेते हैं, ठीक है, ये भी एससीसी होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए इंटरव्यू में तो आप पोलोनियम का नाम लेंगे। देख लीजिए आप। क्लियर हो रही बात यहां तक? जो भी इंफॉर्मेशन उपयोगी होंगे वो किसी भी टॉपिक के होंगे वो बीच बीच में आपको बताए जाएंगे, है ना, क्योंकि ये केवल और केवल जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको हम सेंटर में रख करके पढ़ा रहे हैं कि कोई भी बात छूटे ना, ठीक है, जिससे आपको किसी और बुक से या नोट्स की जरूरत ना पड़े पढ़ते टाइम। ठीक है भाई। यस सर। 1898 में, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया क्या, रेडियम की डिस्कवरी करी। रेडियम को इन्होंने खोजा और जो क्या था, मिलियन टाइम ज्यादा किससे था भाई, मिलियन टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम, मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम। जो यूरेनियम एलिमेंट है उसके कंपेयर में मिलियन टाइम ज्यादा था रेडियो एक्टिव था कौन, रेडियम हमारा आरए। पीरियोडिक टेबल्स को भी साथ में रख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों बनते हैं, कंडीशंस क्या थे, सारी बातें। अब देखिए इस पूरी कहानी को पहचाना कैसे गया, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। याद रखिएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में जो रेज निकलती हैं वह एक कंडीशनल है, वो कंडीशन को हम लोगों को समझना है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जब किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो 1.5 से ज्यादा हो जाता है, किससे, 1.5 से ज्यादा हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि 1 से कम हो जाता है, तो भी ये क्या हो जाते हैं, हैवी न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस। और ये हैवी न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं भाई, स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज करते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज करते हैं और इस चेंज में ही ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज इमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज को इमिट करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज को इमिट करते हैं। क्लियर है? स्टेबल करना चाह रहा है कौन सा, सारे एलिमेंट अपनी पीरियोडिक टेबल्स में। इन पीरियोडिक टेबल की जब बात करूंगा मैं, इन पीरियोडिक टेबल की जब बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने, क्लियर है, जब पीरियोडिक टेबल की बात होगी तो जब जेड के, जेड जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, जेड क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 83, ओके, 83 के आगे जितने भी हैं ऑल आर क्या है, रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव, ओके। आप बोलोगे कि पीरियोडिक टेबल में जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर होगा उस सब के सब क्या हो जाएंगे,
रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, कोई भी हो, जिसका भी क्या हो जाएगा 83 से ज्यादा होगा, वो सब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। अब यहीं पर ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आप लोगे जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जी, बिल्कुल पूछेगा वो तो भैया कुछ भी पूछेगा आपसे, आपको तैयार होना है हर बात का आंसर देने के लिए, है ना। आप छोटी चीजों को भी बताएंगे और बड़ी चीजों को भी बताएंगे। तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, भूल जाऊंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? एनीवन? नो सर। समझ में बातें आ रही है सबको? देखिए, ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, पीरियोडिक टेबल से भी मैं ओपन भी करूंगा आप लोगों के सामने। इसमें देखिएगा 83 जो एटॉमिक नंबर है बेटा, वो बिस्मथ का है। किसका है? बिस्मथ का, ठीक है। और 83 के जस्ट बगल में 82 होता है लेड का। किसका? लेड का। ये सीसा होता है ना, 82 मोस्ट स्टेबल है। कैसा है? मोस्ट स्टेबल है, ओके। इसी वजह से जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है फ्यूचर में क्या बन जाएंगे? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्यूचर में क्या बनेंगे? रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, एक टाइम के बाद जो भी उनकी हाफ लाइफ होगी किसमें चेंज हो जाएंगे? फाइनली लेड में चेंज होंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? नॉन रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो हर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल फाइनली किसमें चेंज होगा? सीसे में, लेड में चेंज हो जाएगा। और सीसा कैसा होता है? नॉन रेडियो एक्टिव होता है। इसी नाते अगर आपको कहीं पर भी रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट में काम करना पड़ जाए, कोई मजबूरी हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वस्त्र हो, आपका जो कपड़ा हो, क्लोथ हो, किसका हो? शीशे का बना हो। क्योंकि ये रेज बड़ी खतरनाक होती है, किसी को भी पेंट्रेट करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन ये शीशे को पेंट्रेट नहीं कर पाती है। ठीक बात है? आगे बढ़ूं? बोलिए भाई। आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। सर ये आप लेड बोल रहे हो, शीशे क्या है? हाँ, लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं बेटा। अच्छा ओके, ठीक है। तुम भी शीशा कहते हो कि घर पे, है ना? मुझे लगा आप आगे शीशा बढ़ो। बोल रहे हो। चलो भाई, इस पे देखो, प्रोनाउंसिएशन को बहुत चेक मत करना यार, है ना। बस मतलब समझ जाओ आप लोग। नहीं सर, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछा कि आप क्या नहीं, बोल रहे हो। आप घर पे कहते नहीं थे आप लोग क्या इसको? लेड कि लेडी बोलते थे आप लोग? लेडी बोलती हूँ मैं तो। अच्छा, मुझे लगा कुछ लोग शीशा भी बोल देते हैं। ठीक है। गाना तो सुना होगा ना, शीशे जैसा दिल मेरा, है ना? चलो भाई, बात करते हैं आगे। तो एक चैम्बर बना रहे हैं बेटा जी। इस तरीके का एक चैम्बर लेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, 4 लेक्चर में खत्म करूंगा या 3 लेक्चर में इसको मैं। इसमें मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल को रख दिया है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो भी मटेरियल है, रेडियो एक्टिव जो हमने रख दिया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और जो ये चीज बनी हुई है हमारी, ये बनी हुई किसकी? लेड की बनी हुई है। यहां से
वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी आपके पास होगा वो निकलेगा, है ना। ओके, थोड़ा सा गलत बन गया माल, कोई बात नहीं, ऐसे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगा दिया तो उसको एक नैरो बीम के फॉर्म में लेके चलेगी, ठीक है। यहां से निकल देंगे रेज इस तरीके से, और आगे हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है। प्लस पोल लगा दिया और यहाँ माइनस पोल लगा दिया है। अब ऐसा देखा गया कि जो रेडियो की मटेरियल यहाँ से निकल रही है बेटा, उनमें से कुछ जा रही है प्लस की ओर, ठीक है, कुछ जा रही है माइनस की ओर, और कुछ बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े हुए सीधे अपने रास्ते से निकल जाएंगे, राइट। तो जो प्लस की ओर मुड़ी, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज था, जो प्लस की ओर मुड़ी इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज था, अपने आप पता लग गया, उनको बीटा रेज कहा गया। क्या कहा गया? बीटा रेज कहा गया। और बीटा रेज एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कहां से? न्यूक्लियस से निकलने वाले थे। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? -1 तो चार्ज होता है, लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 0 इसका क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर बात है? जो नेगेटिव की ओर चले गए ना, उनको उन्होंने कहा क्या? अल्फा पार्टिकल। क्या कहा? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, ये जो अल्फा पार्टिकल थे, ये एक्चुअली में क्या थे? हीलियम के न्यूक्लियस थे। हीलियम क्या होता है? 2He4। अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो ये जो बचता है अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम 2He4। और जो यहां पर जाके रुक रहे हैं, ओके, सीधे सीधे जो जा रहे हैं बेटा जी, वो सबके सब क्या है? एक गामा रेज है। क्या है ये? गामा रेज, ठीक, गामा रेज। इन्हें गामा रे कहते हैं, गामा रेज। एक तरीके की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है, बहुत खतरनाक है। तो आपने देखा कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उनमें से 3 तरीके के पेनिट्रेटिंग रेज निकलती हैं। इनमें से 2 तो पार्टिकल हैं और एक क्या है? रे है, बे भी है एक्चुअली में। तो एक है बीटा पार्टिकल्स, है क्या चीज ये? तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन न्यूक्लियस से निकलता है, इसका नाम क्या हो जाता है? न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे क्या है? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ये होते क्या है? ये हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं। जैसे हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, वैसे इनमें भी क्या होता है? 4 यूनिट मास होता है और 2 यूनिट चार्ज होता है। लेकिन जो गामा रेज होती है, वो एक्चुअली में प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इन पे कोई चार्ज नहीं होता और कोई मास भी नहीं होता, और इनका हम पूरा टेबल बना करके कंपेयर भी करने वाले हैं। यहाँ तो देखिए आप लोग, प्लीज बताइए भाई। एनी प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए प्लीज। तो फिर आप पूछोगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगी चीजें, नहीं पूछोगे तो फिर मैं तो पढ़ाता ही चला जाऊंगा, है ना।
ना तो जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप पूछिए। ये मैं सच बोल रहा हूँ बच्चों, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे आपका नॉलेज उतना ही क्या होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है भाई। चलिए, अगर हम डेविएशन की बात करें, डेविएशन मतलब मुड़ना। डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, मुड़ जाना, अपने रास्ते से भटकना। डेविएशन की बात करेंगे हम लोग, तो दो लोग डेविएट हो रहे हैं ना, बताइए किसमें किसमें, अल्फा डेविएट हो रहे हैं और बीटा, गामा तो डेविएट ही नहीं हो रहा है। आप बताइए अल्फा और बीटा में ज्यादा डेविएट कौन होगा आपके हिसाब से, अल्फा और बीटा में ज्यादा डेविएट कौन होगा और क्यों होगा? बताओ बेटा। due to its small size and velocity. ठीक, ओके। तो आप बोलोगे कि भैया जो हल्का होगा वो जल्दी पलट जाएगा, है ना, तो बीटा ये क्या हो जाएंगे बेटा, मोर डेविएट होंगे, और ये क्या होंगे, लेस डेविएट होंगे। ठीक है जी। अगर डेविएशन के हिसाब से बनाएंगे हम फिगर, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल कम डेविएट होंगे और बीटा पार्टिकल ज्यादा डेविएट होंगे। तो टेबल बना ले किसकी किसकी, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये है क्या, ठीक है, इनका नेचर कैसा है। सबसे पहले इनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो नेचर में ये एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस है। हीलियम होता क्या है, देखो तो ये है हीलियम, ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और बाहर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप निकाल देंगे, बाहर कर देंगे इनको, तो बनेगा क्या, ये हीलियम का न्यूक्लियस बनेगा +2। अब इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, बस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रह गए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो चार्ज कितनी यूनिट आ गई है, +2 यूनिट चार्ज है, और मास कितना बेटा जी, मास होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ लीजिए तो 4 यूनिट, कितना होगा, 4 यूनिट। ठीक बात है। जो बीटा आपके पास होते हैं ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही साथ इनका सिंबल लिख देते हैं क्या, -1e0। तो इनमें जो चार्ज होता है वो होता है -1 यूनिट, और मास जनरली हम मासलेस मानते हैं, ठीक है, मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, 0 के आसपास मानते हैं। ये जो गामा है, इन्हें भी आपने पढ़ा, ये रेडियो एक्टिव वेव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव है ये, ओके, जिनका जो लैम्डा होता है लगभग 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। खतरनाक होती है गामा रेज। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाया गया होगा शुरू में, है ना, तो मैंने एक चीज बताई होगी कि इसमें अगर लैम्डा के हिसाब से बात करते हैं तो जो लैम्डा होता है आपका होता है h/mv, ठीक है।
और साथ में हमने ये भी पढ़ा होगा E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा या h न्यू। तो रेडियो वेव सबसे ज्यादा था, उसके बाद क्या था बेटा, माइक्रोवेव था, उसके बाद क्या था, IR था, उसके बाद क्या था, विजिबल था, उसके बाद क्या था, यूवी था, उसके बाद क्या था, एक्सरे था, उसके बाद क्या आया था हमारा गामा रे, है ना। तो गामा रे खतरनाक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ का भी इस नाते खतरनाक है। कौन, गामा रे, ठीक है। गामा एक पहलवान थे हमारे यहाँ, याद है आप लोगों को, पढ़ा होगा, वो विश्व विजेता थे, उन्हें कोई हरा नहीं पाया था। तो इसी तरीके से ये भी है गामा रेज की। इन तीनों की एक खास बात हमने पढ़ ली है, क्या, नेचर की बात कर ली और साथ में हमने प्रेजेंटेशन की भी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जब ये चलेंगे या चल रहे होंगे, ठीक है, तो कैसे चल रहे होंगे उनकी बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो नेचर ऑफ पाथ की बात करते हैं, ये चलते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ पाथ, चूंकि ये तो एटम से आए हैं तो स्ट्रेट लाइन होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इनका पाथ बिल्कुल वैसा होगा जो कि आपने क्रूक्स ट्यूब में डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा था, उसको बोलते हैं क्रूक्स, है ना, पाथ। ये कैसे होते हैं बेटा, वेव लाइक चलते हैं, जैसे वेव चलता बिल्कुल वैसे चलते हैं, है ना, वेव लाइक। तो इनके पाथ से भी जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बताइए भाई। उसके बाद आती है कि इनकी वेलोसिटी के बारे में भी बताइए। ओके, इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो जब बात वेलोसिटी की आएगी तो देखिए, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो दुनिया में इससे स्पीड तो किसी की नहीं है इससे ज्यादा। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से लिखते हैं आप लोग, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइडियल जो वेलोसिटी है इससे कंपेयर करेंगे किसकी, अल्फा की, बीटा की और गामा की। इनकी जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा होती है बच्चों, ये क्या होती है, लगभग 1/10 होती है किसके, सी के, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ये होता है अप टू 90% होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। ये क्या होते हैं, जस्ट इक्वल होते हैं किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, मतलब सी के। गामा रे बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से। ठीक है, अब आते हैं इसको पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, कौन ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो आपको पता है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी छोटी साइज होगी उतनी आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है, क्लियर है। तो जो अल्फा आपके पास है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है, कैन पेनिट्रेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सीट, किसका बेटा, एल्यूमिनियम की अगर कोई सीट हो ऑफ 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है, अगर इतनी पतली हो तो इसे क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं 100 टाइम्स ऑफ अल्फा का जो पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, अल्फा से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये लगभग 0.1 सेंटीमीटर एल्युमिनियम सीट को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्रॉस कर सकते हैं।
ये क्या होते हैं 10 के पावर 5 टाइम्स होते हैं, क्या 10 के पावर 5 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये अगर 100 सेंटीमीटर, भैया 100 सेंटीमीटर सोचिए आप, 100 सेंटीमीटर भी अगर आपके पास एल्युमिनियम की शीट हो ना, ठीक है, या 8 सेंटीमीटर लेड की शीट हो तो लेड की शीट को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, या लगभग 3 सेंटीमीटर आयरन की शीट हो ना तो उसे भी क्रॉस कर जाएंगे। देख लीजिए, खतरनाक है ना। Sir, if gamma rays is too dangerous for the body, so how it can be used for the treatment of cancer? Doesn't it affect on the body? बेटा ध्यान से सुनो, आप नाखून काटा कभी आपने? Hmm. Yes, sir. काटते हो नेल कटर से ना? Yes, sir. अगर नाखून की जगह पे गलती से आपके स्किन पे लग जाए तो? It will cut the skin. यस, तो आप किस पे फोकस करते हैं उसको? न अपने नाखून पे ही आप फोकस करते हैं ना, स्किन पे फोकस नहीं करते। तो जब इसे ये मेडिसिन यूज करते हैं बेटा, तो जो आपके सेल, जो पर्टिकुलर आर्गन में जहाँ पे कैंसर पोर्शन है ना, जहाँ पे अनवांटेड सेल ग्रो कर गए हैं, क्लियर है, Yes, sir. उस पे कुछ टाइम के लिए इसको डालते हैं जिससे वो कट जाता है। Okay. बाकी Okay. जगहों पे नहीं डालते, ऐसे नहीं कि आप एक्सपोज कर देंगे कहीं पर भी। ओके, Okay. It means it will focus on the unwanted cell only. यस यस, और बहुत ही कंट्रोलिंग वे में करते हैं, साथ ही सभी लोग इसको नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। ओके, जैसे चाकू है बेटा, चाकू खतरनाक है, चाकू अगर ऐसे कोई फेंक के मार दे आपको तो आपको आपको मतलब कट जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी ना, Hmm. क्लियर है। लेकिन उसी Yes. चाकू को आपको ध्यान देना है कि सब्जी पे रखना है, लेकिन अपनी उंगली पे नहीं रखना, राइट। Okay. बस सेम तरीके की बातें हैं, क्लियर है। चलिए Okay. आगे बढ़े। Yes, sir. अब बात आती है आयनाइजेशन पावर की, किसकी? आयनाइजेशन पावर की। आयनाइजेशन पावर, ये क्या चीज होती है कि जो किरणें जब जाती है ना, तो अपने रास्ते में मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहाँ पे गैसेस है, क्या है, गैस है। तो जो गैस के पार्टिकल से ये जब मान लीजिए अल्फा गई गैस के पार्टिकल से टकराई, तो टकराने के बाद ये जो गैस था ये G+ हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लियर है। तो कौन ज्यादा टकराएगी? जिसकी साइज बड़ी होगी, राइट। तो अल्फा की आयनाइजेशन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, किससे? बीटा और गामा। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ, अल्फा की आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, किससे? बीटा से। बीटा की किससे ज्यादा होगी? गामा। लगभग 100 गुना ज्यादा होती है अल्फा की आयनाइजेशन पावर, ठीक है। अगर आप सेम गैसेस सैंपल में अल्फा को छोड़ दोगे तो मान लीजिए 100 पार्टिकल आयनाइज हो रहे हैं, लेकिन उसी सेम एनवायरनमेंट में बीटा को छोड़ोगे तो केवल 1 पार्टिकल आयनाइज होंगे, और गामा से तो एक आध भी नहीं आयनाइज होंगे, क्योंकि उसका आयनाइजिंग पावर क्या है? बहुत ही कम है, वायु में कन्वर्ट नहीं कर पाता। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज। डिफ्लेक्शन, वही जो डेविएशन पावर है, लोग डेविएशन सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? बीटा में होगा, फिर अल्फा में होगा, और गामा नहीं डेविएट करते हैं, गामा डेविएट ही नहीं करते, नो डेविएशन, गामा में कोई डेविएशन नहीं होता, नो डेविएशन। ओके, गामा में कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है भाई।
अगर मैं इनको फोटोग्राफिक प्लेट की जगह पे जिंक सल्फेट पे डालूं, ठीक है, तो इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे अगर मैं इसको डालूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब आप अल्फा को डालोगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, शो करेगा एक फिनोमिना जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिसमें इसमें लाइट पड़ेगी तो चमक आएगी उसमें, जैसे लाइट जाएगी चमक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोर होता है। यहाँ पर जो बीटा होते हैं ये भी ऐसा करते हैं लेकिन लेस करते हैं, और जो गामा होते हैं ये वेरी लेस, बहुत कम करते हैं। फ्लोरोसिन, इसको हिंदी में अस्फुरदीप्त कहते हैं, अस्फुरदीप्त, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं हमारी क्लास में, ठीक। ये क्या होती है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे अगर उसके ऊपर कोई लाइट पड़े, लाइट के पड़ने से वो चमक उत्पन्न करता है, उसी को फ्लोरोसिन्स कहते हैं। और कोई ऐसा जिसमें लाइट पड़ने के बाद, लाइट जाने के बाद भी वो थोड़ी देर चमकता है, तो उसको बोलते हैं फास्फोरोसिन्स। फास्फोरोसिन्स की ये फिनोमिना जो आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, बटरफ्लाई, उसके अंदर होता है। क्लियर है? रात में जो जुगनू होते हैं चमकते हैं, किसकी वजह से? फास्फोरोसिन फिनोमिनन की वजह से। उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है लूसीफेरिन। क्या नाम है? लूसीफेरिन, है ना, लूसीफेरिन। ये एक तरीके का एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में प्रॉपर्टीज होती है, इसी वजह से वो चमकते रहते हैं, ठीक है। अब आता है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी होगी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आती है बीटा की, फिर अल्फा की, और फिर गामा की। ये जो आपको ऑर्डर पढ़ा रहा हूं ये मिलेगा नहीं कहीं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इनवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, जिसमें बीटा आगे आ जा रहा है, या तो अल्फा आगे आना चाहिए था तो गामा आगे आना चाहिए था, लेकिन आगे कौन आ रहा है? हमारा बीटा आ रहा है। क्लियर? इस नाते इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा आपके लिए। बताइए कहीं डाउट है किसी को, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी? अब आता है E अपॉन M रेशियो, E/M रेशियो, इसको बोलते हैं क्या? चार्ज बाई मास रेशियो। इसमें सबसे ज्यादा होगा, आप बताओ, चार्ज बाई मास रेशियो। तो बीटा में सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा? 1/0 होगा लगभग, ठीक है। अल्फा में 2 यूनिट चार्ज में, और गामा में 0 होता है सबसे ज्यादा बीटा, फिर अल्फा, फिर। तो ये कंप्लीट कंपैरिजन रहा है आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्टरी क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और रेडियो केमिस्ट्री क्या होती है, रेडियो केमिस्ट्री टर्म पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया है, उसके कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे सोडी-हजान लॉ क्या होते हैं, और इनके केमिकल रिएक्शंस बैलेंस कैसे किए जाते हैं, ये और केमिकल रिएक्शन के कंपेयर में कैसे डिफरेंट हैं, वो सारी बातें हम लोग कल की क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर है? और उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप, ओके। कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या मैसेज कर सकते हैं। गुड नाइट, आई लव यू। थैंक यू सर।